हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं सीए विघ्नेश और ये है अपना कॉमर्स क्लब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। एंड एक और वीडियो लेक्चर पे आप सबका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। फर्स्टली अ बिग थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स जिन्होंने हमारे कंटेंट को थम्स अप दिया है एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इट्स अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर अस and we will keep posting more videos, more content, and deliver on our commitment to give you the highest quality conceptual clarity in whatever lectures that we take. Right? तो जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सब अभी छोड़ दो, because we are going to get into the study zone. पूरा जोश चाहिए इधर, पूरा अटेंशन होना चाहिए. That's how we are going to get मैक्सिमम मार्क्स बाय बिल्डिंग आवर कॉन्फिडेंस. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं विथ पार्ट 2. तो बिफोर वी स्टार्ट विथ पार्ट 2 वी विल फर्स्ट डू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट लेक्चर. तो हमने स्टार्ट किया था विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. उसमें हमने ये देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है. वी सॉ दैट इट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस. पोजीशन जो है आपको एक पर्टिकुलर डेट पे मिलता है विच इज शोन इन योर बैलेंस शीट विच इज ऑल्सो कॉल्ड द पोजीशन स्टेटमेंट. एंड इस पे आपको एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. देन वी सॉ दैट्स द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच इज योर इनकम स्टेटमेंट, गिव्स यू डिटेल्स ऑन द इनकम, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस. राइट, हमने ये भी बोला था कि ये जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ लाइन आइटम्स दिखाया जाता है, उसके अमाउंट्स दिखाए जाते हैं, बट उसके जो डिटेल्स हैं, राइट, दैट यू विल फाइंड इन द नोट्स टू अकाउंट्स. ओके, सो नोट्स टू अकाउंट्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड द फोर्थ इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश. इसका फर्स्ट लेक्चर हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड बाय प्रोफेसर जासिम, तो प्लीज बी श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल. राइट, तो फिर वी मूव ऑन टू सी कि इंडिया में व्हाट इज द फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. राइट, तो वी गॉट टू नो दैट शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज द गवर्निंग फ्रेमवर्क, जहां पे पूरा फॉर्मेट, डेफिनेशंस एंड डिटेल्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन इज गिवन ओवर देयर. राइट, फिर हम गए थे नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो था स्क्रेप्स, SCRAPES. तो हर एक लेटर के लिए हमने कुछ तो डाल के रखा है. लेट्स सी व्हाट इट वाज. एस फॉर स्टैंडर्ड्स, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है. सो द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. राइट, तो फिर सी का मतलब था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट. देन वी सॉ दैट आर इज अ रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स. इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन. और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? आपको डॉक्यूमेंट्स से मिलता है, लाइक इनवॉइसेस, बिल्स, या कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स. इधर से आपको फाइनेंशियल फैक्ट्स का या इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है एंड वही हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. फिर हमने देखा था ए विच इज अकाउंटिंग अजम्पशंस. राइट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त वी हैव टू मेक सर्टेन अजम्पशंस, राइट, जो प्रिस्क्राइब किया है अगेन बाय द फ्रेमवर्क. एक हमने एग्जांपल लिया था गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बारे में. देन वी मूव ऑन टू पी विच इज अकाउंटिंग पॉलिसीज, जहां पे वी हैव टू सेलेक्ट बिटवीन सर्टेन अकाउंटिंग पॉलिसीज लाइक डेप्रिसिएशन का मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड. देन वी सॉ ई इन स्क्रेप्स विच इज एस्टिमेट्स. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यूज करना पड़ता है, यू नो, इन एस्टिमेटिंग the useful life of the machinery, in estimating the provision for bad and doubtful debts. Right, so the last S was sources of information. Right, तो financial information से हम अपने को financial information मिलता है about assets, liabilities, income, expenses, profit and बाकी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं. Right, then we moved on to a small section on annual report, जहाँ पे हमने देखा था कि annual report consists of the board of directors report. We saw that the board of director represents management, which in turn represent the elected shareholders who are the owners. Then we saw the annual report also consists of the audited report, right, auditor's report, जहाँ पे एक practicing CA
फाइनेंशियल्स को ऑडिट करके रिपोर्ट देता है कि वेदर इट इज़ अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजिशन ऑफ द कंपनी, राइट. देन हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एनुअल रिपोर्ट. दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम्स, तो आप इसको खाली एक रीडिंग देके खत्म कर सकते हो. देन वी मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, राइट. तो हमने एक अलग से एक फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट बना के रखा था, राइट, जहाँ पे फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी हैव टू ऑलवेज मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी. वी अज्यूम्ड दैट द नेम ऑफ द कंपनी फॉर दिस एग्जाम्पल पर्पज वाज DMC लिमिटेड. उसके नीचे हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट कौन सा दिन, 31st March of the financial year, right? So 31st March is when your financial year ends. तो अभी 2024 है, तो ये करंट पीरियड एंड 31st March 24 होगा, एंड प्रीवियस पीरियड एंड जो हम ये कॉलम में इधर दिखा रहे हैं, जस्ट अ मिनट में अपना पॉइंटर निकाल के आता हूँ. यस, राइट. सो जस्ट 31st March 23 से प्रीवियस पीरियड हम डालेंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और ये दोनों कॉलम्स. उसके ऊपर हम लिखेंगे कि प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सा है, राइट. वी हैव टू राइट दैट अमाउंट इन रुपीज, राइट. फिर हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट सेक्शन विच इज इक्विटी एंड लाइबिलिटी. फिर हम जाते हैं इक्विटी को. इक्विटी के नीचे फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो आपका शेयर होल्डर फंड्स. तो उसमें A, B, C आइटम्स थे. एक शेयर कैपिटल था, एक रिजर्व्स एंड सरप्लस और एक मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, राइट. तो हम फटाफट अपना जो नोट्स था उसमें जाके देखते हैं कि शेयर कैपिटल में हमने क्या क्या देखा था, राइट. तो शेयर कैपिटल कैन बी आइदर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल इज द ओनरशिप स्टेक. जो इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं वो ओनर्स कहलाए जाते हैं. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ऑल्सो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल बट इट डज नॉट रिप्रेजेंट ओनरशिप स्टेक, बल्कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है जो भी शेयर होल्डर्स है ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, राइट. इक्विटी शेयर कैपिटल में एक ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है, राइट. देन आप देखते हो कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी कैन इश्यू इज व्हाट द ऑथराइज शेयर कैपिटल इज, राइट. फिर हमने देखा था कि इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है. ऑथराइज शेयर कैपिटल में से जितना शेयर्स इश्यू किया जाता है, राइट, द कंपनी हाउ मच ऑफ इट इश्यूज टू द सब्सक्राइबर्स, मतलब एप्लीकेंट्स, सो दैट दे कैन गिव देयर मनी, सब्सक्राइब टू द शेयर कैपिटल एंड बिकम शेयर होल्डर्स, राइट. तो इश्यूड शेयर कैपिटल में हमने ये नोट किया था कि इट कैन बी मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द ऑथराइज शेयर कैपिटल, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, राइट. देन वी मूव ऑन टू सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जहां पे हमने 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दिया था, विच वॉज पेड अप एंड कॉल्ड अप, राइट. तो कॉल्ड अप का ये मतलब है कि अगर शेयर्स दिया है तो फिर कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में कॉल कर सकती है. 10 रुपए का शेयर नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, तो वो ऐसे 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए कॉल करके वो कंपनी शेयर होल्डर से पैसा ले सकता है. तो फुली पेड अप तभी कहलाया जाता है जब ये पूरा का पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप है, पूरा पेड अप है, राइट. तो कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है. पार्टली पेड अप में हमने 3 केसेस देखा था. एक तो पूरा 10 रुपए कॉल अप हुआ था पर शेयर होल्डर ने सिर्फ 8 रुपए दिया है. द सेकेंड पॉइंट वॉज 8 रुपए कॉल हुआ था बट उसमें भी सिर्फ 5 रुपए का पेमेंट हुआ था. एंड द थर्ड केस वॉज जहां 8 रुपए कॉल अप हुआ है, 8 रुपए पेड अप हुआ है, बट स्टिल इट इज नॉट अ केस ऑफ फुली पेड अप, क्योंकि ये पूरा 10 रुपए कॉल अप नहीं हुआ था, राइट. तो हमने देखा था कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, उसमें हमने जो एग्जाम्पल के द्वारा आए हुए अमाउंट को प्लॉट किया था. नोट्स टू अकाउंट, जहाँ पे हम डिटेल्स प्रेजेंट करते हैं, हमने उधर लिस्ट आउट किया था कि ऑथराइज कितना था, इशूड कितना था. फिर सब्सक्राइब में आके हमने लिखा था कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितना है, एंड फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप भी कितना है, राइट. देन वी मूव ऑन टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, जहाँ पे वी नोटेड दैट रिजर्व्स आर अमाउंट्स विच आर सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स या फिर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट्स. दे कुड बी फॉर लाइक स्पेसिफिक पर्पस या फिर जनरल पर्पस, राइट. तो इधर कैपिटल रिजर्व देखा था, तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए था कि जो कैपिटल प्रॉफिट्स है हम उसको सेट असाइड करते हैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट से, एंड हम ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. इसके एग्जाम्पल्स भी लिए थे कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. फिर हमने देखा था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है, मतलब जब कंपनी खुद के शेयर्स उनके रिजर्व से बायबैक कर लेती है, राइट, तो फिर वो अमाउंट जो है वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट किया जाता है, राइट. देन वी मूव ऑन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जहाँ पे अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू है, उसको 15 रुपए पे इश्यू हो रहा है एंड लोग उसको खरीद भी रहे हैं 15 रुपए पे, तो 5 रुपए जो एक्सेस है दैट इज योर प्रीमियम विच गेट्स क्रेडिटेड टू योर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट. फिर हमने देखा था डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व विच इज अ रिजर्व क्रिएटेड
ताकि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हो जब आप डिबेंचर रिडीम करने वाले हो. दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेपरेट चैप्टर, तो हम वो बाद में देखेंगे. रिवैल्यूएशन रिजर्व वाज आल्सो रिलेटेड टू अगर आपके पास ऑप्शन है टू यूज रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. 100 करोड़ का बुक वैल्यू है पर मार्केट वैल्यू 120 करोड़ का है, तो आप मार्केट वैल्यू के लाइन पे लेके आते हो तो वो 20 करोड़ का जो अपवर्ड रिवैल है तो वो हम इस रिजर्व को क्रेडिट करते हैं, राइट. फिर हमने देखा था कि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट होता है विच इज इन रिलेशन टू द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस विच इज इश्यू टू एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, जहाँ पे वो एक कम दाम पे कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं. तो वो जो एक्चुअल वैल्यू एंड वो कम वैल्यू है द लोअर प्राइस, उसके जो बीच का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट गोज टू दिस अकाउंट. एंड फिर हमने देखा था कि जनरल अमाउंट जो है सरप्लस विच इज द बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. इधर से चाहे तो हम एक जनरल रिजर्व को भी लेके जा सकते हैं. देन वी सो ये बी पॉइंट था. फिर हम ये देखे थे कि सी पॉइंट विच वॉज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. तो इसमें द वारंट होल्डर हैज़ अ राइट, जहाँ पे उसको ऑप्शन होता है कि वो कन्वर्ट कर सकता है उन वारंट्स को टू शेयर कैपिटल, राइट. तो वो वारंट्स के द्वारा मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ दस वारंट्स जो कंपनी को पैसे मिलता है दैट इज ऑल्सो शोन एज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड्स, क्योंकि ये बाद में इक्विटी भी बन सकता है, राइट. तो वी कीप इट देयर फॉर प्रेजेंटेशन पर्पसेस, तो इट गिव्स अ राइट पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी. देन वी मूव ऑन टू पॉइंट 2 विच वाज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जहाँ पे हमने देखा था कि जो शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे मिले जाते हैं फ्रॉम द शेयर अप्लीकेंट्स, राइट, फ्रॉम द अप्लीकेंट्स जो बाद में जाके शेयर होल्डर्स बनेंगे अगर अलॉटमेंट होता है. तो हमने ये दो केसेस में बांट के देखा था कि अगर कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं करने वाले तो फिर ये अमाउंट रिफंड होना चाहिए. तो ये करंट लायबिलिटी दिखाया जाता है इन अदर करंट लायबिलिटीज, राइट, विच इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ टुडेस लेक्चर, राइट. देन वी सॉ दैट अगर शेयर्स अलॉट होने वाले बट जो बैलेंस शीट डेट है आपका 31 मार्च तक उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, बट लेट्स से इन द नेक्स्ट पीरियड इसका अलॉटमेंट हुआ है बट ये रिफंड नहीं होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर इक्विटी शेयर कैपिटल. तो हम इसको शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब सॉरी ये इक्विटी के नीचे ही हम दिखाएंगे एज अ सेपरेट लाइन आइटम पॉइंट 2 विच वॉज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. एंड हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा था कि जो 1,50,000 में से 50,000 नहीं मिलने वाला था बी को, तो ये रिफंड करना चाहिए करंट लायबिलिटी, यानी वो 1 लाख है जो एप्लीकेंट ए को अलॉट किए जाने वाले हैं 10,000 शेयर्स ये जो है. तो ये अपने को 31 मार्च को रिसीव हुआ था पर अलॉटमेंट 1 जून को हुआ है, तो ये 2 महीने के लिए एज ऑन 31 मार्च 2024 भी दिस विल बी शोन अ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. एंड इंटरम फाइनेंशियल्स भी मतलब टिल 31 मई तब तक वो इसी लाइन आइटम में दिखाया जाएगा. जब इसका अलॉटमेंट होगा तो इसका एक ट्रांसफर एंट्री पास होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट दोस्तों. तो हमने पूरा का पूरा फर्स्ट लेक्चर रिवाइज कर लिया है. कैसे लग रहा है आपको? आई होप कि बहुत मतलब बढ़िया कॉन्फिडेंस लग रहा होगा कि हमने फटाफट खटाखट रिवाइज कर लिया है. क्विक रिवीजन, राइट. तो जितना जल्दी हम रिवाइज कर पाएंगे इन कॉन्सेप्ट्स को उतना जल्दी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. एंड आई एम टेलिंग यू द की टू सक्सेस इज टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस विथ एनफ प्रैक्टिस एंड रिविजन, राइट. मैंने मेरे 12th के एग्जाम्स में 96 सिक्योर किया था इन वन ऑफ द टफर फॉरेन एग्जाम पेपर्स. मैं यूएई में पढ़ा था तो वी यूज्ड टू हैव द फॉरेन सेट, राइट. तो उसमें इट वाज वन ऑफ द टफर पेपर्स दैट वी हैड फेस्ड एंड उसमें 96 मिला था. एंड ऑन द सेम प्रिपरेशन जो मैंने 12th के लिए किया था उसी के साथ मैंने सीए फाउंडेशन का भी जो फर्स्ट पेपर है विच इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग वो दिया था. एंड गेस करो मुझे कितने मार्क्स मिले थे? यस, 100 on 100 मार्क्स मिले थे मुझे विथ दिस सेम कंसिस्टेंसी कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ अभी सेम चीज़ मैंने भी स्टडी किया था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, राइट. एंड उसको रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया and I ensured that I got my results. At the end of the day, as students, जिनके पास वो academic ambitions है, we need to secure those marks, right? And for that, confidence plays a huge role, right? तो अभी 10-12 मिनट में एक पूरा लेक्चर का रिवाइज करके हो गया है, राइट. उसका रिविजन हो गया है. एंड नाउ वी मूव ऑन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 2 जहाँ पे हम आज लाइबिलिटीज की ओर बढ़ने वाले हैं विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. तो आज के नॉलेज पॉइंटर्स क्या है? सो वी विल लुक एट करंट लाइबिलिटीज,
provisions, what is its difference versus liability, non-current liabilities क्या है, and provisions versus reserves, and we'll also be going through a few illustrations ताकि आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी एक फील आ जाए, राइट. बट बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको ये जो फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट है इधर लेके जाना चाहता हूँ, राइट. तो इधर मैंने ऑलरेडी जॉट डाउन करके रखा है लाइबिलिटीज़ का जो सेक्शन है, उसके नीचे आता है नंबर 3 जो है विच इज़ नॉन करंट लाइबिलिटीज़, एंड उसके बाद आता है नंबर 4 करंट लाइबिलिटीज़. नाउ अभी आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि वाई हैव आई रिटर्न इन नॉलेज पॉइंटर्स करंट लाइबिलिटीज़ फर्स्ट एंड देन ओनली आई हैव शोन नॉन करंट लाइबिलिटीज़. इसका एक कारण है, राइट. सो इन द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये जो नॉन करंट लाइबिलिटी है इसको नेगेटिवली डिफाइन किया गया है. नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से नेगेटिवली डिफाइन किया गया है? इसमें ये लिखा गया है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर नॉट करंट लाइबिलिटीज. हम ये लिखेंगे डेफिनेशन आगे, राइट. तो इसमें लिखा है नॉन करंट लाइबिलिटीज आर लाइबिलिटीज विच आर नॉट करंट लाइबिलिटीज. तो देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू नो कि करंट लाइबिलिटीज क्या है. क्या शेड्यूल 3 ने ये लिखा है कि करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर नॉन करंट लाइबिलिटीज? अगर ऐसे होता तो कोई मतलब कुछ भी दिखा सकता है एंड बोल सकता है कि यार ये तो नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है इसीलिए करंट लाइबिलिटी है, एंड ऐसे ही चलता जाएगा, लोग कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं, राइट. पर ऐसा नहीं है. देखिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं देयर नीड्स टू बी अ भगवान, ऐसा होना चाहिए, मेरा मतलब है कि, एंड ये जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, मैं मानता हूँ कि इसका भगवान है शेड्यूल 3. तो शेड्यूल 3 में जो कुछ भी लिखा गया है वी हैव टू फॉलो इट. हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, राइट. वी कांट गेट क्रिएटिव. Like let's say for an example, an engineer or a doctor or a scientist is doing something innovative and he finds something new, he creates a new discovery, it's a breakthrough, right, in their field. But same thing अगर कोई accountant करता है, वो creative बन के कुछ हटके करके देखने के लिए सोचता है फिर करता है, you know what happens to that? You know what that is called? It's called a fraud. That is a sad reality, but it becomes a fraud, and फिर not just the accountant but the entire company, all of its employees have to suffer, right? तो let's not get creative. जो अपने पास फ्रेमवर्क है हम उसको फॉलो करेंगे, उसमें जो प्रिंसिपल्स है, प्रोसीजर्स है, whatever we can play around with that, within that we will use that, but we will not try to do something which is out of the blue, right? तो हम आगे बढ़ते हैं with our first knowledge pointer, which is going to be on current liabilities. राइट. तो हम वी विल स्टार्ट ऑफ विथ द डेफिनेशन ऑन करंट लाइबिलिटीज. तो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके रखता हूं, राइट. सो वी विल लुक एट द 4 पार्ट्स टू द डेफिनेशन ऑफ अ करंट लाइबिलिटी. देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि लाइबिलिटी इज एन अमाउंट विच इज ओड बाय द कंपनी टू आउटसाइडर्स. तो बेसिकली कंपनी हैज टू गिव मनी टू समवन एल्स आउटसाइड द कंपनी, राइट. बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी है, मतलब सिंपल डेफिनेशन. आपको और सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन चाहिए तो इट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस आउट ऑफ पास्ट इवेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू आउटफ्लो टू सेटल दैट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. ऐसे आप लिख सकते हो, बट देन अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. अभी हम सिर्फ ध्यान देंगे करंट लाइबिलिटीज क्या है, राइट. सो करंट लाइबिलिटीज का जो फर्स्ट पार्ट है, इट इज एन अमाउंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन अ कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. तो मैं ये लिख लेता हूं, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड. कब सेटल होने वाला है? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर. अब ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है वो हम आगे देखेंगे. द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months after
बैलेंस शीट डेट। मतलब आपका बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2024 है, तो 31 मार्च 2025 के अंदर इसका सेटलमेंट ड्यू है, मतलब पेएबल है। थर्ड पार्ट इज इट इज अ लायबिलिटी हेल्ड प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। कौन सा पर्पस? ट्रेडिंग पर्पस। इसका भी हम एग्जाम्पल लेंगे। एंड द फोर्थ पार्ट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एंड दिस इज इट्स अ लायबिलिटी जहां पे कंपनी कैनॉट पोस्टपोन सेटलमेंट बियॉन्ड 12 months आफ्टर बैलेंस शीट डेट, राइट। इसका मतलब ये फोर्थ पॉइंट का आपको अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन देखोगे तो इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट आपको खाली इतना ध्यान में रख के चलना चाहिए कि कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है कि वो पोस्टपोन कर सकते हैं उसका पेमेंट बियॉन्ड 12 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। नाउ वी विल गो टू दी फर्स्ट पार्ट, जो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ दिस सेक्शन, राइट। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल, देखिए कोई भी बिजनेस हो तो हमेशा इट स्टार्ट्स ऑफ कि उनके पास कैश या बैंक बैलेंस रहता है, राइट। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपनी दैट मेक्स क्लोथ्स, लेट्स से क्लोथ्स या फिर टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है। तो पहले ये लोग क्या करते हैं, ये खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? रॉ मटेरियल्स। आपका कॉटन हो सकता है, आपका सिल्क हो सकता है, आपका वुल हो सकता है, राइट, जो आपको लगता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर क्लोथ्स, राइट। तो हम इसको रॉ मटेरियल परचेज के लिए यूज करते हैं। नाउ ऐसा होता है कि कभी कभी द सेलर टेल्स कि आप अपफ्रंट पेमेंट कर दो, कभी कभी वो बोलता है कि आप परचेज के 2 महीने के बाद पेमेंट कर सकते हो। दिस इज नोन एज अ क्रेडिट अरेंजमेंट, क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता है कि आप यू कैन मेक पेमेंट ऑन क्रेडिट। तो लेट्स से अपने को 2 month का क्रेडिट पीरियड है, 2 month क्रेडिट पीरियड, एंड फिर इसके बाद इसको हम प्रोसेस करते हैं। हम अपने जो टेक्सटाइल मिल्स वगैरह होता है, हम उसमें अलग अलग रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके देन वी मेक इट इनटू द फिनिश गुड। सो ये प्रोसेसिंग के लिए लेट्स से कि 3 months लगता है, राइट। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 3 months फॉर प्रोसेसिंग। फिर ये बनता है फिनिश्ड गुड्स, मतलब फाइनल आपका फिनिश्ड क्लॉथ जो है ये बनता है। बट देन इसको भी हम डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे, वी माइट कीप इट इन इन्वेंट्री फॉर लेट्स से अनदर 2 months, राइट। तो we'll write over here held in stock या इन्वेंट्री बोल सकते हो, और इन्वेंट्री, राइट। तो आपका 2 महीने हो गए रॉ मटेरियल परचेस करके उसका पेमेंट करने का, 3 महीने उधर से लगे कि हम प्रोसेस करने वाले हैं, फिर 2 महीने फिनिश गुड्स बनने के बाद हम 2 महीने और हम स्टॉक में होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मतलब उसका शायद उतना डिमांड नहीं हो, तो वी वांट टू सेल इट व्हेन द डिमांड पिक्स अप। फिर हम इसको सेल करते हैं टू कस्टमर्स, राइट। मान लो कि इसको भी हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं फॉर 4 month क्रेडिट पीरियड, राइट। हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एंड फिर ये वापस होके कैश एंड बैंक में इसका रियलाइजेशन होता है। ये पूरा एक साइकिल होता है, दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल, कि जब से मैं कैश से मैं रॉ मटेरियल्स परचेज करता हूं टिल द टाइम
कि इसका रियलाइजेशन होता है। तो परचेज विच इज एक्विजिशन till the time it is realized into cash and cash equivalents, right? तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? It is the time between acquisition and realization into what? Cash and cash balance. Acquisition of what? Your raw materials for processing, या फिर कुछ भी एसेट हो सकता है for processing, right? तो एक्विजिशन, लेट्स से एसेट, प्रोसेसिंग एंड रियलाइजेशन इनटू कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है? तो ओवर हियर व्हाट इज द टाइम? तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल का जो टोटल पीरियड है इट इज इक्वल टू 2 मंथ का पहला क्रेडिट, फिर 3 मंथ्स का प्रोसेसिंग प्लस 2 मंथ्स ऑफ इन्वेंट्री प्लस अनदर 4 मंथ्स विच इज 11 मंथ्स ऑफ एन ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है? तो पहला डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो अगर कोई भी लाइबिलिटी हो एंड ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल होने वाला है, लेट्स से कि यही जो है, ये जो लाइबिलिटी है, ये 2 मंथ के क्रेडिट पीरियड है, क्या ये 2 महीने, ये 11 मंथ्स के अंदर आता है? हाँ, राइट? तो फिर ऐसे लाइबिलिटी को हम नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड एंड वी विल टेक इट एज अ करंट लाइबिलिटी। पर कभी कभी केस ये भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ 11 मंथ्स ये 15 मंथ्स भी हो सकता है, एंड दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। अभी आप मान के चलिए कि 15 मंथ्स का है, ये दिमाग में रख के चलिए। बाय दैट टाइम वी विल जस्ट मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, जहां पे हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट के 12 मंथ से इसका ड्यू डेट है। सो लेट्स से कि मैंने कुछ गुड्स परचेज किया था ऑन 31st Jan एंड इसका पेमेंट मुझे करना है 31st Jan 2024, इसका परचेज। इसका पेमेंट का ड्यू डेट जो है, ड्यू डेट इसका 30th September 2024 है। अभी मेरा बैलेंस शीट डेट क्या है? वो है 31st March 2024। नाउ इसके बीच का जो गैप है वो 6 मंथ्स है, विच इज लेस देन 12 मंथ्स फ्रॉम 31st March, राइट? तो ये केस में ये जो पेमेंट का लाइबिलिटी है इट इज अ करंट लाइबिलिटी, ठीक है? नाउ अभी मैंने जो ऊपर ये बोला है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपका 15 महीने का हो, एंड लेट्स से नाउ एग्जाम्पल जहां पे हम फर्स्ट एंड सेकेंड डेफिनेशन का डेफिनेशन पार्ट को हम देखने वाले हैं। लेट्स से एक लायबिलिटी है, इसका सेटलमेंट जो है फोर्टीन मंथ्स के बाद होना चाहिए। मैं लिख लेता हूं विथ इन 14 मंथ्स, ठीक है, ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था कि एक्विजिशन के 14 मंथ्स, ठीक है। अपना नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हम इधर लेने वाले कि 15 महीने का है, सो इधर हम लिख लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स। बट बैलेंस शीट डेट जो है ना, लेट्स से कि हमने ये परचेस किया था ऑन सेम डेट, लेट्स से कि ये हम 28 फेब लेंगे इसको, 28 फेब। मानता हूँ कि 2024 में इट्स लीप ईयर 29 फेब है, बट लेट्स से कि 28 फेब का डेट लेके पकड़ते हैं। अभी बैलेंस शीट से जो 12 मंथ्स है वो ख़त्म होता है आपके 31 मार्च 2025। बट ये जो सेटलमेंट का पीरियड है हम इसको कर सकते हैं एक्चुअली इधर से प्लस 14 मंथ्स, जो आपका जाएगा इन अप्रैल, राइट। यह आएगा आपका 28 अप्रैल 2025।
बट अगर आप ये दोनों डेट्स को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो 28 अप्रैल है ये 12 मंथ्स ऑफ बैलेंस शीट डेट के बाद आ रहा है, तो क्या ये नॉन करंट लायबिलिटी होगा? नहीं। डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ये सेटल होने वाला है, भले ही दिस इज मोर देन 12 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट जो कि आपका रिपोर्टिंग डेट है, फिर भी इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी। वी विल लुक एट अ इलस्ट्रेशन सून जहां से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। तो आपको मेन जो टेस्ट करना पड़ेगा, आपको पहले देखना पड़ेगा कि 12 महीने के अंदर इसका ड्यू डेट है कि नहीं, मतलब 12 महीने के अंदर इसका सेटलमेंट करना है कि नहीं। अगर ये 12 महीने के बाद होने वाला है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो पीरियड फिर भी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही है। हमारे केस में जो 14 मंथ्स का पीरियड था, इट वॉज विद इन द 15 मंथ्स जो हमने अज्यूम किया था कि ऑपरेटिंग साइकिल है, तो उस केस में दैट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ करंट लायबिलिटी, राइट। तो हमने ये पार्ट चेक कर लिया है, ये पार्ट भी चेक कर लिया है। नाउ वील मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट which is held primarily for trading purpose. Now what do I mean by trading purpose, and that too of a liability, right? So we'll note that down, held primarily for purpose of trading, right? तो मान लो कि एक कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किया हो, एंड डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किया एंड इस डिबेंचर का पीरियड है 5 इयर्स। अभी आप बोलो डिबेंचर्स, हम तो मान के चलते ये लायबिलिटी है क्योंकि कंपनी को डिबेंचर इश्यू करने के बाद उनको पैसा मिलता है एंड ये पैसे 5 साल के बाद रिटर्न करना पड़ता है। क्योंकि रिटर्न करना होता है विच इज एन अमाउंट ओड, इट इज अ लायबिलिटी। अब 5 साल के बाद इसको वापस करना होगा, रिडीम करना होगा। 5 साल तो वैसे भी 12 महीने से ज़्यादा है, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। लेट्स से कि इश्यूड 10,000 डिबेंचर्स। अभी नाउ द कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि ये जो 10,000 डिबेंचर्स है, इसमें से हम 1,000 डिबेंचर्स ट्रेड करेंगे, मतलब इसको परचेस करेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर परचेस करेंगे, फिर सेल करेंगे, ठीक है। तो ये जो लायबिलिटी है, भले ये नॉन करंट लायबिलिटी है, पर हम इसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं कि मतलब मैं परचेस करता हूँ कम दाम पे, फिर मैं बेचता हूँ, मुझे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, फिर अगेन मैं मतलब उसके साथ और परचेस करता हूँ एट लोअर प्राइस एंड देन अगेन सेल एट हायर प्राइस। तो ऐसे प्रॉफिट बनाने के तरीके होता है, राइट, इन द रियल ट्रेडिंग वर्ल्ड। सो इवन दो these 10,000 डिबेंचर्स का जो पीरियड है, इट शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट लायबिलिटीज। these 1,000 डिबेंचर्स विच आर यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, इसको करंट लायबिलिटी माना जाएगा, एंड बाकी जो 10,000 माइनस 1,000 डिबेंचर्स है वो आपका नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। अगेन नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो करंट लायबिलिटी नहीं है। अगर 1,000 करंट लायबिलिटी है तो बाकी का 9,000 आपका नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा। बट द बेसिक आइडिया इज इसका सेटलमेंट जो है 12 महीने के बाद, 12 महीने कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, उसके बाद होने वाला है, इसीलिए नॉन करंट लायबिलिटी है। नाउ राइट, सो वी हैव ऑल्सो फिनिश्ड दिस पार्ट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। फोर्थ पार्ट ये बताता है कि कंपनी डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू, अब बस इसका लैंग्वेज देखिए, डेफर सेटलमेंट for at least 12 months after बैलेंस शीट डेट। अभी ये डेफर का क्या मतलब होता है? पोस्टपोन, ठीक है। तो मैंने ऊपर वही लिखा था कि कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है कि वो पोस्टपोन कर सकते हैं,
राइट, कहाँ पे है? यहाँ कैनॉट पोस्टपोन सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स, डेफर सेटलमेंट, अनकंडीशनल राइट, मतलब ऐसे कोई रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर ये हुआ तभी कंपनी के पास राइट है कि वो एक्सरसाइज कर सकते, मतलब कंपनी उनके मर्जी से दे कैन सॉरी, कंपनी के मर्जी से वो पोस्टपोन कर सकते हैं। तो लेट्स से कि कंपनी ने बैंक लोन लिया हो एंड इसका पेमेंट जो है 31 मार्च 24 से 8 महीने के अंदर पेमेंट होना चाहिए, एंड बैंक ने बोल दिया कि कंपनी के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि मतलब वो 12 मंथ्स के बाद पेमेंट कर सकते हैं, उनको 8 महीने के अंदर ही पेमेंट करना चाहिए, तो फिर ये करंट लायबिलिटी हो गया। बट लेट्स से एग्जाम्पल 2 में कंपनी कैन पे आफ्टर 15 मंथ्स एंड कंपनी के पास ऑप्शन है, उनके पास या राइट है, ठीक है, ये राइट है, ऑप्शन स्ट्राइक करते हैं, उनके पास ये राइट है कि दे कैन पे आफ्टर 15 मंथ्स। तो ये तो 12 महीने के बाद है एंड उनके पास अनकंडीशनल राइट है, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। सीएल मतलब करंट लायबिलिटी, एनसीएल मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, राइट। तो ये हो गया आपका बेसिक ऑफ दिस 4 पार्ट डेफिनेशन टू व्हाट इज अ लायबिलिटी। अगेन वी विल जस्ट हैव अ क्विक रिकैप। फर्स्ट पार्ट ये था कि इट इज expected to be settled within the normal operating cycle. दूसरा, due to be settled within 12 months after balance sheet date. थर्ड पार्ट ये था कि held primarily for the purpose of trading. And फोर्थ पार्ट ये था कि company does not have the unconditional right to defer settlement beyond 12 months of after balance sheet date. मतलब वो 12 महीने के बाद पोस्टपोन नहीं कर सकते खुद से, राइट। सो दिस वॉज द डेफिनेशन पार्ट ऑन करंट लायबिलिटीज। फटाफट हम एक देख लेते हैं कि इसका एक जो इलस्ट्रेशन है, तो हम इलस्ट्रेशन 1 पे देखने वाले हैं, जहाँ पे हमको पर्टिकुलर्स दिया गया है, ट्रेड पेएबल्स है एंड वी हैव टू क्लासिफाई देम एज नॉन करंट लायबिलिटीज या फिर करंट लायबिलिटीज। इधर ऑपरेटिंग साइकिल दिया गया है, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट है एंड इसमें हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट केस में आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने है, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट 8 महीने है। तो हम ये इधर लिखेंगे वेदर विथ, एक ही मिनट, हाँ, ये आपको इधर नहीं दिखेगा शायद, राइट। तो लेट्स गो बैक टू आवर स्क्रीन, हम उधर ही सॉल्व करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 1, पर्टिकुलर्स में दिया गया था ट्रेड पेएबल, राइट, ऑपरेटिंग साइकिल, सेटलमेंट डेट। हम इधर देखेंगे विथ इन 12 मंथ्स, एक ही मिनट, इसको एक और लाइन नीचे लेके लाता हूं, विथ इन 12 मंथ्स ऑफ बैलेंस शीट डेट, विथ इन ऑपरेटिंग साइकिल, करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट लायबिलिटी है, राइट। हम लाइंस ड्रॉ करके रख लेते हैं। आप इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा और गौर से कर लिएगा। आई एम जस्ट यूजिंग शॉर्टकट्स हियर सो दैट वी कैन फिनिश ऑफ ऑन आवर टारगेट्स प्रॉपरली, राइट। अभी पहला वाला केस क्या था, इधर लिखा गया कि 10 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल है, 8 मंथ का एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट है, राइट। पहले ये पूरा जॉट डाउन कर लेते हैं, 10 10 10 18 और 18, इधर 10 10 10 18 और 18,
ये सिनारियो 1 है, सिनारियो 2, सिनारियो 3, सिनारियो 4 और 5th सिनारियो। और एक्सपेक्टेड सेटलमेंट डेट कब है? 8, 12, 15, 15, 24। 8, 12, 15, 15 और 24। तो हम एक्सपेक्टेड सेटलमेंट डेट 12 महीने के अंदर है क्या? हाँ, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये डायरेक्टली करंट लायबिलिटी है। सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको बस ये देखना है। नाउ आपको देखना है कि विद इन 12 मंथ्स के अंदर है क्या ये? 12 महीने, एग्जैक्ट 12 महीने है, फिर भी हम इट इज़ विद इन द 12 मंथ का पीरियड। आपको ऑपरेटिंग साइकिल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी आपका करंट लायबिलिटी ही है, राइट? नाउ दिस इज अ गुड केस जहां पे आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड सेटलमेंट डेट जो है आपका 12 महीने के बाद है, बट वेदर इट इज विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल नहीं, राइट? तो ये 15 जो है इट इज ग्रेटर देन 12, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10, इट इज नॉट विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल ऑल्सो, राइट? तो ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज ऑल्सो गुड केस, केस नंबर 4, जहां पे हम ये देखेंगे 12 महीने के अंदर इसका सेटलमेंट होने वाला है क्या? नहीं। बट वेदर दिस 15 मंथ का एक्सपेक्टेड सेटलमेंट डेट इज विद इन द 18 मंथ ऑपरेटिंग साइकिल विच वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ डेफिनेशन, हाँ, तो ये आपका करंट लायबिलिटी हो जाएगा। तो ये जो है इट इज ग्रेटर देन 12 बट लेस देन 18, राइट? एंड फिर ये लास्ट जो केस है ये भी केस नंबर 3 के हिसाब से ही है, वेदर विद इज 12 मंथ्स ऑफ बैलेंस शीट डेट, नहीं। वेदर इसका सेटलमेंट इज विद इन द 18 मंथ ऑपरेटिंग पीरियड साइकिल, नहीं। तो ये भी आपका नॉन करंट लायबिलिटी है। सिंपल सा इलस्ट्रेशन था, ओके? सो वी विल मूव ऑन। अभी तक हमने क्या देखा कि अपना डेफिनेशन एंड एक इलस्ट्रेशन हो गया, ऑपरेटिंग साइकिल भी हो गया है। नाउ वी विल गो ऑन टू द पार्ट जहां पे क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ करंट लायबिलिटी, राइट? तो जो फर्स्ट पार्ट है ऑफ करंट लायबिलिटीज, वी विल सी हाउ दे आर क्लासिफाइड। सो पॉइंट नंबर 4 इन द बैलेंस शीट फॉर्मेट ऐसा था, करंट लायबिलिटीज, उसका पार्ट ए इज गोइंग टू बी योर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का क्या मतलब है, राइट? इट इज गोइंग टू बी दोज बोरोइंग्स whose payment is due, मतलब इसका पेएबल है within 12 months of balance sheet date or within the operating cycle, right? मतलब मैंने कुछ लोन लिया हो एंड उसका पेमेंट 8 महीने में करना चाहिए फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। लोन मैंने 31 जैन को लिया था, उसका पेमेंट पीरियड है लेट्स से कि लोन 31 जैन, पेएबल आफ्टर 10 मंथ्स, राइट? तो इसका ये मतलब है कि मुझे इसको 30 नवंबर में पे करना है, बट बैलेंस शीट डेट मेरा इधर आता है 31 मार्च। इन दो डेट्स के बीच में सिर्फ 8 महीने हैं, 8 मंथ्स। सो वेदर दिस इज विद इन द 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, यस, तो दिस इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड इसलिए एक करंट लायबिलिटी है, राइट? मेन ग्रुपिंग करंट लायबिलिटी, सब ग्रुपिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, राइट? आपको ऐसे दिमाग में बैठना चाहिए, राइट? देन वी गो ऑन कि द केस, अगर ये मतलब लेट्स से कि 16 मंथ्स का था फॉर एन एग्जाम्पल, राइट? तो फिर ये जो है 14 मंथ हो जाएगा। देन इन दिस केस इट इज़ अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जहाँ पे ये NCL हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर ये 16 मंथ है और ये अगर 14 मंथ है, इफ़
then and then it becomes long term, just for your clarity. But main जो है, if it is 12 months of balance sheet date payment is due, then it is a short term borrowing. ठीक है. Now इसके क्या क्या मेन एग्जाम्पल्स जो होता है, I'll write that in bold for you, इसके एग्जाम्पल्स, एंड यही आपको एग्जाम क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है. So the first could be loans repayable on demand. ठीक है, मतलब किसी ने आपको लोन दिया है एंड जब भी लेंडर बोलता है कि मुझे पैसे वापस चाहिए, आपको पेमेंट करना ही है, तो विच इज एक्चुअली ड्यू विद इन 12 मंथ्स, राइट. तो इट इज ड्यू ऑन द डेट ऑफ डिमांड, तो इसीलिए इट इज अ करंट लायबिलिटी अंडर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. फिर आता है कि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स. तो ये भी आपका एज अ टाइप ऑफ रिपेएबल ऑन डिमांड वाला फैसिलिटी है, जहाँ पे बैंक आपको एक्स्ट्रा अमाउंट बोरो करने को देता है. आपके अगर बैंक बैलेंस 10,000 रुपये बट आपको चाहिए 50,000, तो एक्स्ट्रा 40,000 देता है. बट जैसे आपके बैंक में 1,00,000 रुपये आ जाता है, तो वो 40,000 को जो एक्स्ट्रा अमाउंट ओवरड्राफ्ट दिया है उसके अगेंस्ट फटाफट एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है. देन आता है एक चीज़ जो है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. अभी इसका मतलब क्या है, राइट. ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि मान लो मैंने एक 5 ईयर लोन लिया था ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड मुझे इसको रीपे करना है, एंड हम बोलेंगे 5 लाख का हमने लोन लिया है. रीपे इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, राइट. तो इसका ये मतलब है कि 31 मार्च 24 को 1 लाख, 31 मार्च 25 को 1 लाख, 26 को 1 लाख, 31 मार्च 27 को 1 लाख एंड 31 मार्च 28 को 1 लाख. ऐसे करके मेरा 5 लाख हो जाएगा. अभी ऑन 31 मार्च 24 जो अपना बैलेंस शीट डेट है, ठीक है, ये अमाउंट तो हमने पे कर लिया है, तो इसके ये तो पेमेंट हो गया है. तो बैलेंस जो है अपना 5 - 1 = 4 लाख, ये अपना बैलेंस है ऑन 31 मार्च. अभी ये 4 लाख में से ये जो 1 लाख है 31 मार्च 25 को जो पेमेंट होने वाला है, दिस इज विथिन 12 मंथ्स, एंड ये जो 3 लाख का बैलेंस अमाउंट है, दिस इज आफ्टर 12 मंथ्स, राइट. तो ये जो 1 लाख है, दिस इज योर करंट लाइबिलिटीज, जो आपके करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोला जाता है, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज. एंड बाकी का जो 3 लाख है वो नॉन करंट लाइबिलिटी विच इज नॉट अ करंट मैच्योरिटी. तो आई होप कि ये एग्जाम्पल क्लियर है आपके लिए. मेन एग्जाम्पल जो है मैं ईजी के साथ बोल रहा हूं, तो दैट इज वेयर यू हैव टू कीप योर फोकस, कि दीज आर द वंस जहां पे आप अपने को क्वेश्चन आ सकता है, राइट. दिस वाज पार्ट 3 ऑफ द एग्जाम्पल. नाउ वील गो ऑन टू लिस्टिंग डाउन पार्ट 4. ये लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज, एक ही मिनट, लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज, अगेन repayable within 12 months from the balance sheet date, right. 12 months from balance sheet date. Then आप देख सकते हो कि deposits, and again the main framework is deposits. ये भी मतलब have to be paid within 12 months from the balance sheet date, and other loans and advances, ठीक है.
तो आपको अगर अदर कुछ है तो फिर आपको नेचर भी बोलना होगा, नेचर टू बी स्पेसिफाइड। ये अलग अलग कंपनीज अलग अलग लोन्स या एडवांसेस अलग अलग पार्टी से उठा सकते हैं, राइट। सो दैट कुड बी द केस ओवर हियर। तो मेन जो है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, दोज बोरिंग्स हुज पेमेंट इज ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। इसके मेन 6 एग्जांपल्स है: लोन्स रिपेएबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, loans from other parties repayable within 12 months of balance sheet date, deposit, other loans and advances, right? Then हम move on करते हैं to इसका जो B पार्ट है, हाँ, करंट लाइबिलिटीज में जो B पार्ट है वो आता है आपका ट्रेड पेएबल्स, राइट। ट्रेड पेएबल्स का डेफिनेशन सिंपल सा डेफिनेशन है, राइट। It is amount payable against purchase of goods or services in normal course of business। मतलब आपका बिजनेस अगर लेट्स से वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हमने रॉ मटेरियल्स परचेज किया, वो अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। हमने अगर कुछ फैक्ट्री का बिल्डिंग परचेज किया है, वो ट्रेड पेएबल नहीं है, वो इट इज़ एक्चुअली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हम प्लांट एंड मशीनरी तो खरीद के उस पर ट्रेडिंग नहीं करें, हमारा मेजर बिजनेस है टेक्सटाइल बिजनेस। तो सिर्फ टेक्सटाइल बिजनेस रिलेटेड जो पेएबल्स है उसको हम ट्रेड पेएबल्स बोलेंगे, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और ये हो इंक्लूड करता है दोनों आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स एज वेल एज बिल्स पेएबल, राइट। ये फेयरली सिंपल है। नेक्स्ट जो पार्ट है ये हम देखेंगे अदर करंट लाइबिलिटीज, राइट। तो इसमें भी आपको खाली ये एग्जांपल्स ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, एंड इसका सेकेंड पॉइंट जो है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। अभी इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने अगेन वापस लोन लिया है, इस पे इंटरेस्ट मुझे देना है 30th जून एंड 31st दिसंबर को। मान लो लोन मैंने लिया था 31st अक्टूबर को एंड इसका इंटरेस्ट एक 31st दिसंबर, अभी 31st अक्टूबर 2023, 31st दिसंबर 2023 का जो इंटरेस्ट है ये ड्यू है पर 31st मार्च को नॉट पेड। तो मतलब ये अक्रूड है एंड ड्यू है, ठीक है। तो ये करंट लायबिलिटी है अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। सेम चीज मुझे एक इंटरेस्ट का पेमेंट 30th जून 2024 को करना है। इसका तो अक्रूवल हो रहा है 31st अक्टूबर से, जब से मुझे लोन मिला है तब से इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है। मतलब 31st अक्टूबर से 30th जून का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो मैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है, अनदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट से हिसाब से आई नीड टू प्रोवाइड दैट इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो इसका ये तो नॉट ड्यू है एंड 31st मार्च को ये नॉट पेड है, बट ये अक्रू हुआ है। तो दिस इज द पार्ट 1, राइट, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, एंड ये पार्ट 2 है इंटरेस्ट अक्रूड बट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। देन इसका जो थर्ड पार्ट है विच इज योर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो लेट्स से कि मुझे
10,000 रुपीज मिल गए फ्रॉम कस्टमर, बट मैंने सेल किया था सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹1,000 ओनली। तो बैलेंस जो ₹9,000 है, इसके अगेंस्ट मुझे गुड्स सेल करना है, पेंडिंग, गुड सेल पेंडिंग, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये एडवांस में मिला गया है, एंड ये इसीलिए मेरा लायबिलिटी है, क्योंकि अगर मैं ये गुड्स प्रोवाइड नहीं करता हूं, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट इज नॉट जस्ट कि मुझे पैसा देना है, सेटलमेंट कुड ऑल्सो मीन कि मुझे ऐसे एडवांस वाले केस में आई हैव टू गिव गुड्स टू सेटल द ट्रांजैक्शन, राइट। सो ये 9,000 का रुपीज़ है जो मुझे एडवांस में मिला है आउट ऑफ द 10,000। इट इज ऑल्सो लायबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। देन वी लुक एट पॉइंट 4 विच इज अनपेड डिविडेंड। मतलब ये तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, बट नॉट पेड। तो ये तो लायबिलिटी है, मतलब कंपनी को पे करना ही है। शेयर होल्डर कभी भी आके बोल सकते हैं भाई मुझे पैसा दो, पर कंपनी के पास अगर पैसा नहीं है तो वो शायद नहीं दे सकता है, राइट। तो ये तो करंट लायबिलिटी है ही, जब भी पैसा आ जाएगा उसको पेमेंट करना है। इट्स लाइक रिपेबल ऑन डिमांड, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ current liability, other current liability. Then we look at excess application money. Excess application money, ये तो रिफंड करना चाहिए टू द एप्लीकेंट्स, रिफंड टू एप्लीकेंट्स, तो ये भी आपका अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। देन हम देखेंगे अनपेड मैच्योर्ड लोन्स स्लैश डिपॉजिट्स, एंड इसके ऊपर जो इंटरेस्ट अक्रूड है, इंटरेस्ट अक्रूड। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल पे लेंगे कि 31 मार्च 28 को ये जो अमाउंट 1 लाख है, मैंने पेमेंट तो नहीं किया है, ये तो मैच्योर हो गया है लोन, मतलब एंड ऑफ द टर्म है, बट दिस ये नॉर्मल लोन नहीं है, कुछ अलग डिपॉजिट या लोन लिया है अदर देन अ बोरोइंग, राइट। कुछ डिपॉजिट हमने किसी से लिया है एंड वो मैच्योर हो गया, मतलब जो टेन्योर लिया था, मतलब लेट्स से 3 साल के लिए लिया था एंड इसका पेमेंट 3 साल के बाद ही होने वाला है, तो एंड ऑफ द 3rd ईयर पे ये मैच्योर हो गया है, एंड उस पर जो अमाउंट पेएबल है दैट इज गोइंग टू बी योर करंट लायबिलिटी अंदर अदर करंट लायबिलिटीज। फिर हम देखेंगे सेम चीज, अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, राइट। तो अगेन सेम चीज है, एंड ऑफ द टेन्योर में जो आपको अमाउंट रिपेएबल होता है अपार्ट फ्रॉम योर शॉर्ट बोरोइंग्स, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखाते हैं, दैट इज गोइंग टू कम अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। फिर आपका आता है 8 पॉइंट, कॉल्स इन अरियर्स, राइट, सॉरी कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर्स तो आपका एसेट हो जाएगा क्योंकि पैसे आपको रिसीवेबल है। कॉल्स इन एडवांस इसलिए लायबिलिटी है क्योंकि हमने कॉल नहीं किया है, पैसे तो आ गए, अगर इसके अगेंस्ट अलॉटमेंट नहीं होने वाला है तो रिफंड करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए लायबिलिटी है। एंड एक ब्लैंकेट एग्जांपल दे सकते हैं अदर पेबल्स, अगर इनमें से ये 9 आइटम से आपको कुछ भी दिख रहा है तो आपको इसे करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर दिखाना पड़ेगा, राइट। क्या क्या देखा था, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड्स, excess application money to be refunded to the applicant, unpaid mature loans, deposits, debentures and interest accrued, calls in advance and other payables। ये हो गया था आपका पार्ट सी। एंड पार्ट डी जो है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, राइट। तो पहला हम देख लेंगे कि प्रोविजन का क्या अर्थ होता है।
देखिए प्रोविजन ऑल्सो इज लाइक अ लाइबिलिटी ओनली, पर इसका अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज नॉट नोन, मतलब हमको इट इज टू बी रीजनेबली एस्टिमेटेड। जैसे फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि अपने को अकाउंटिंग एस्टिमेट्स करना पड़ता है, राइट? तो लेट्स से हम एक्सपेंस तो इनकर करने वाले हैं, मतलब हम ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस कुछ खर्चा होने वाला है, ये अपने को पता है, बट वी डोंट नो कि इसका एग्जैक्ट अमाउंट कितना होने वाला है, राइट? तो इसीलिए हम एक प्रोविजन बना के रख लेते हैं, सो दैट अगेन दिस इज ऑल्सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि वी आर फॉलोइंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बट अपने पास लाइबिलिटी का अमाउंट सर्टेन नहीं है, राइट? आई जस्ट ड्रैग दिस मार्जिन लाइन। तो इसलिए हम एक प्रोविजन बना के रखते हैं, हम एंट्री पास करते हैं कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, सो दैट वी फॉलो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो लाइक अ लाइबिलिटी ओनली, क्योंकि ये तो किसी को पेएबल है। ये एक्सपेंस जब एक्चुअल इनकर होगा तो हम जिनसे वो सर्विस या गुड्स ले रहे हैं उसको पेमेंट करने हैं, तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ लाइबिलिटी, बट इसका अमाउंट इज नॉट नोन एंड हम इसको रीजनेबली एस्टिमेट करने वाले हैं, राइट? सो दिस इज अ प्रोविजन, एंड जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, बिकॉज दे आर लाइक इन द नेचर ऑफ अ लाइबिलिटी, वी शो इट अंडर करंट लाइबिलिटीज। नाउ examples of these short term provision, these could be let's say employee benefits related आपका जो provision हो, like employee benefits में there are certain like let's say salaries या allowances आपके normal wages payable को छोड़ के, it could be और wages payable also जो आपने पेमेंट नहीं किया हो, so उसके रिलेटेड जो एक्सपेंस है, लाइक सैलरी हो या बोनस हो जो आपको पेमेंट करना है विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, सो दैट कम्स अंडर योर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अगेन हर चीज में अमाउंट इज टू बी लाइकली टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, एंड आगे का आप बोल सकते हो 12 मंथ्स ऑफ द बैलेंस शीट डेट और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंसेस रिलेटेड प्रोविजन, तो नॉर्मल एक्सपेंसेस का प्रोविजन हो, राइट? कुछ हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस, कुछ बाकी के ऑफिस एक्सपेंसेस और सम सर्विस, राइट? देन आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स रिलेटेड एक्सपेंस, क्योंकि टैक्स का तो आपको 12 महीने के अंदर ही इसका यूजुअली पेमेंट करना पड़ता है, एंड फिर अदर प्रोविजंस। तो ये हो गया था पूरा करंट लाइबिलिटीज का विस्तार में। तो हम फटाफट जाके हम अपना जो फॉर्मेट है उधर हम प्लॉट कर लेंगे। ए में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, राइट? राइट, सो हम ट्रेड पेबल्स जॉट डाउन करके रखा था। Then we move on to other current liabilities. Other current liabilities, and फिर जो आपका डी पॉइंट आया था वो है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, राइट? तो हमने इधर तक पूरा पढ़ लिया है। लेट्स गो बैक टू आवर नॉलेज पॉइंटर्स एंड सी हाउ फार वी हैव कवर्ड। तो मेन क्लासिफिकेशंस हो गया था। तो आई जस्ट अगेन गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, विच इज प्रोविजन वर्सेस जो लाइबिलिटी का लेना चाहिए था। प्रोविजन वर्सेस लाइबिलिटी। तो जैसे प्रोविजन बोला था, अमाउंट नॉट नोन, इसका अमाउंट नोन है। दोनों लाइबिलिटी है, राइट? दोनों लाइबिलिटीज ही है, बट
इधर अपने को अमाउंट नहीं पता है, प्रोविजन में अमाउंट नॉट नोन, और इधर अपने को अमाउंट पता है। सिंपल सी बात है। आई शुड नॉट हैव एक्चुअली पुट दैट एज अ सेपरेट नॉलेज पॉइंटर ऑल्सो, बट ठीक है। राइट नाउ अभी हम जाते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज, देखिए इसमें फेयर सिंपल डेफिनेशन है, विच इज नॉट करंट लाइबिलिटीज, मतलब बेसिकली 12 महीने के बाद इसका पेमेंट ड्यू है, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद इसका पेमेंट ड्यू है। हमने ऑलरेडी उसका एग्जाम्पल देख लिया है, तो फिर हम अभी विल जस्ट स्टार्ट स्ट्रेट अवे विद द सब क्लासिफिकेशंस। राइट, द फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हमने ऑलरेडी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देख लिया है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसका ड्यू डेट इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स या फिर ग्रेटर देन ऑपरेटिंग साइकिल। राइट, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? आपका डिबेंचर्स हो गया, आपका लोन्स, टर्म लोन्स हो सकता है, तो फिर पहले बॉन्ड्स होता है, फिर टर्म लोन्स होता है, एंड टर्म लोन्स कुड बी आइदर फ्रॉम बैंक्स और बी अदर पार्टीज से भी हो सकता है। राइट, फिर पब्लिक डिपॉजिट्स भी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक से आप जब डिपॉजिट लेते हो यूजुअली 12 महीने से ज़्यादा ही होता है। नॉर्मल जो डिपॉजिट्स होता है आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि नहीं, कि वो करंट है या नॉन करंट है, मतलब 12 महीने के अंदर पेएबल है कि नहीं। तो आप नोट के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे कि वी हैव अज्यूम्ड इट इज अ करंट लायबिलिटी या फिर नॉन करंट लायबिलिटी। राइट, बट पब्लिक डिपॉजिट्स हमेशा वी विल गो विथ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ओनली। ओके, एंड देन फिर अदर्स, जहाँ पे भी अदर्स होता है आप नेचर स्पेसिफाई करोगे। राइट, नेचर टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें भी अगेन आपको ध्यान रखना है, जो करंट मैच्योरिटीज है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ दिस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर लॉन्ग टर्म डेट, ये आपका करंट लायबिलिटी हो जाएगा। राइट, वी सॉ दैट। एंड ये कहाँ पे आएगा? ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा एज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। राइट, ये ऑलरेडी आपको पता है, तो मैं इस पर ज़्यादा वापस टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, ये नोट आप ध्यान में रख सकते हो। राइट, देन देर इज दिस पॉइंट कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। आपके 12th के अकाउंटिंग में आपको खाली ये ध्यान में रखना है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। अगर डेफर्ड टैक्स एसेट है तो नॉन करंट एसेट है। दिस इज बेसिकली एन अकाउंटिंग वर्सेस टैक्स ट्रीटमेंट का डिफरेंस। सो इसका एग्जाम्पल ले सकता हूं, बट अगेन इट इज नॉट दैट रेलेवेंट फॉर यू। तो आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। राइट, तो इसके मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस है, इफ क्रेडिट बैलेंस, तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी। डेबिट बैलेंस तो फिर नॉन करंट एसेट्स हो जाएगा अंडर डेफर्ड टैक्स एसेट। राइट, देन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बेसिकली आपका ट्रेड पेएबल हो सकता है या फिर अदर्स भी हो सकता है, जो ग्रेटर देन 12 मंथ्स या ग्रेटर देन ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल होने वाला जो अमाउंट्स है, अदर देन आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड ये जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज है, वो आप अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। एंड फिर डी आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, एक मिनट, हम इसका 2-3 एग्जाम्पल्स है इसके अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के, ताकि आपके पास एक ग्रिप आ जाए कि अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई करता है तो हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके नीचे आई जस्ट राइट कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। एक आपका हो सकता है प्रीमियम पेएबल ऑन redemption
of debentures, right? And this is if debentures are long term borrowings. डिबेंचर्स कब शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा? अगर उसका करंट मैच्योरिटी है कहीं पे तब वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा. बट इसके यूजुअली डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही होते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है अनलेस द अमाउंट इज ड्यू विद इन 12 मंथ्स, जहाँ पे वो पेमेंट स्ट्रक्चर स्पेसिफाई किया जाता है. तो यूजुअली जो प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. एंड सेम केस में ये प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो प्रेफरेंस शेयर्स पे भी आप अगर प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हो तो फिर वो अमाउंट भी आपको अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में दिखाया जाने वाला है. अगेन द मेन कॉन्सेप्ट, मेन क्रक्स इज 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद अगर कोई पेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी होने वाला है देन इट इज गोइंग टू बी अ नॉन करंट लाइबिलिटी, राइट. देन वे लुकिंग एट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. हमने तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन देख लिया था. अमाउंट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 months of the balance sheet date, right? एक minute, this margin is giving me some. Right, I'll just extend that. So long-term provisions is basically those provisions which are set aside to meet a future liability greater than 12 months, right? तो अगर 12 महीने के बाद मुझे कुछ अमाउंट पेमेंट करना चाहिए, एक लाइबिलिटी का सेटलमेंट करना है, बट मुझे उसके अमाउंट्स नहीं पता है, तो मैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डाल दूंगा. यानी इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एक्सपेक्टेड टू बी पेड आफ्टर 12 months. ये होता है आपका प्रोविजंस फॉर ग्रेचुइटी. ग्रेचुइटी इज ऑल्सो टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, बट ये ऐसा होता है कि अगर एम्प्लॉय आपके कंपनी में 5 साल से ज़्यादा रहा हो तभी आप ग्रेचुइटी पेमेंट करने वाले हो, राइट. देन एक और हो सकता है प्रोविजन फॉर वारंटी. तो वारंटी इज बेसिकली मैंने कुछ प्रोडक्ट सेल किया हो एंड फिर उसका अगर मैल फंक्शन हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, देन मैं वो रिप्लेस कर सकता हूँ अंडर वारंटी स्कीम. तो अगर मेरे पास 2 साल का वारंटी है विच इज़ मोर देन 12 months, तो 1 साल तक का जो वारंटी है जो मुझे अक्रू करना है एक्सपेंस, दैट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन. एंड 1 साल से ज़्यादा जो मतलब 24 months का फर्स्ट 12 months इज शॉर्ट टर्म, नेक्स्ट 12 months इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो 12 months आफ्टर बैलेंस शीट डेट के रिलेटेड है, राइट. बाकी मतलब क्वेश्चन के स्पेसिफिक्स के हिसाब से देखा जाएगा, बट दिस वाज द मेन थिंग अबाउट नॉन करंट लाइबिलिटीज. अगेन ये भी फेयरली सिंपल था, तो हमने ये भी कर लिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज का भी पूरा हो गया है. एंड नाउ वी कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज क्लास, राइट. ये होने वाला है आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, राइट. तो आई अगेन इधर वी विल गो फॉर अ एक्रोनिम, नेचर, पर्पस. ठीक है, ये 2 शब्द आपको ध्यान में रखना है, नेचर, पर्पस. हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ नेचर होता है, पर्पस होता है. अब किस चीज का नेचर और पर्पस देखने वाले हैं फॉर द सेक ऑफ दिस एक्रोनिम? LIC का नेचर एंड पर्पस, एंड इसमें हमको 2 डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे. नेचर, पर्पस किसका? LIC का, एंड उसमें 2 डिस्क्लोजर. तो हम ऐसे अभी टेबल बनाएंगे, नेचर, पर्पस. L का मतलब लीगल रिक्वायरमेंट, एक ही मिनट, नेचर, पर्पस, LIC, 2 डिस्क्लोजर. L का मतलब है लीगल रिक्वायरमेंट. फिर I का मतलब, एक ही मिनट, I का मतलब आपका हो गया इन्वेस्टमेंट.
फिर सी का हो गया आपका चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन। फिर आपके जो दो डिस्क्लोजर्स है हम देखेंगे, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मल जो है, डिस्क्लोजर स्पेसिफिकली टू बैलेंस शीट, राइट। तो ये आपका सी था, ये D1 था और ये सेकंड डिस्क्लोजर था। एंड इधर हम डालेंगे पर्टिकुलर्स, प्रोविजन और फिर रिजर्व, ठीक है। ये टेबल आपको आराम से अभी बैठ जाएगा दिमाग में। नेचर लाइबिलिटी प्रोविजन का क्या है, ये तो लाइबिलिटी है, ये तो अपने को पता ही है, वी हैव सीन दिस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बट इसका अमाउंट नहीं पता है। लाइबिलिटी अमाउंट नॉट नोन। रिजर्व क्या है, ये तो शेयर होल्डर्स फंड्स है, राइट। शेयर होल्डर्स पैसा, शेयर होल्डर्स मनी। पर्पस क्या है, ये यूजुअली स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट होता है। लेट्स से प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये स्पेसिफिक हो सकता है या फिर जनरल भी हो सकते हैं, मतलब आप जनरल रिजर्व भी क्रिएट कर सकते हो, फिर स्पेसिफिक हो सकता है आपका डिबेंचर रिडम्पशन के लिए हो, फिर कैपिटल रिडम्पशन के लिए हो, ऐसे स्पेसिफिक भी हो सकता है। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये अपने कॉन्सेप्ट जो है अक्रूवल, प्रूडेंस, राइट, इसके साथ कंप्लाई करने के लिए किया जाता है। या फिर लॉ भी बोलता है कि आपको कुछ प्रोविजन बना के रखना होगा, तो वो कंप्लायंस के लिए अपने को प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। रिजर्व इज यूजुअली सिर्फ आप प्रूडेंस के लिए करते हो कि लेट्स से फॉर डिबेंचर रिडीम करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, विच इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंस या आउटफ्लो, तो मैं रिजर्व क्रिएट करके रखता हूं ताकि मैं वो आउटफ्लो को मीट कर सकता हूं, राइट। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहां पे, आउटसाइड बिजनेस, तो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस, राइट। तो ये तो एक लायबिलिटी है, तो कैनॉट बी इन्वेस्टेड। एंड ये तो शेयर होल्डर का पैसा है, तो शेयर होल्डर चाहता है, राइट, देन यू कैन इन्वेस्ट इट, बट इफ इन्वेस्टेड इट इज कॉल्ड अ फंड। जहां पे भी मैं इन्वेस्ट करने वाले हूं वी विल ट्रीट दैट एज अ फंड। तो ये चार्ज या अप्रोप्रिएशन, ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्योंकि ये तो एक्सपेंस है, राइट, बिकॉज इट reduces द प्रॉफिट, दिस इज अ चार्ज as it reduces profit. Now this is actually your profit only जो आप appropriate कर रहे हो, right? तो इसमें कुछ increase या decrease नहीं होने वाला है, it's basically a transfer. So transfers को हम it's only an appropriation of profits, right? Now this is the fun part, disclosure. प्रोविजन कहां पे हम डिस्क्लोज करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इट कैन आइदर बी शॉर्ट टर्म प्रोविजन अंडर करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज, राइट। एंड इन द बैलेंस शीट ऑल्सो इट इज आइदर अ करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका जो अदर इफेक्ट है अपार्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट इफेक्ट, इसका एक्सपेंस साइड में भी आएगा, एक्सपेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड्स, राइट, एंड इधर ये जो है इसका एफएस में रिजर्व्स एंड सरप्लस, दोनों सेम पॉइंट ही है देखा जाए तो इफ यू वांट यू कैन पुट इट एज वन डिस्क्लोजर एंड आप पूरा लिख सकते हो कि एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस एक एक्सपेंस साइड में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, एंड द लाइबिलिटी पार्ट इज शोन इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन डिपेंडिंग ऑन एक्सपेक्टेड सेटलमेंट डेट। एंड आपका जो रिजर्व है इट इज रिजर्व्स इन सरप्लस अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स, राइट। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया आपका लेक्चर
विच इज द थियोरेटिकल पार्ट. नाउ हम फटाफट जाते हैं टू आर क्वेश्चंस, राइट. द मेजर, इससे पहले आई थिंक अपने को बैलेंस शीट का फॉर्मेट खत्म करना है, सॉरी, राइट. तो अब अभी इधर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, deferred tax liabilities, net, फिर सी आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एंड ये जो डी पार्ट था आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. राइट दोस्तों, बहुत सिंपल था, बहुत ही आसान था, ये कुछ भी नहीं था इसमें. सिंपल सी बात है. करंट लाइबिलिटीज ने ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर देखा था. 12 मंथ्स का एक कॉन्सेप्ट देखा था कि 12 मंथ्स के बाद है तो नॉन करंट, 12 मंथ्स के अंदर है तो करंट है. बट नॉट ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 मंथ से ज्यादा पेमेंट उसके अंदर होने वाले फिर भी वो करंट लाइबिलिटी है. हेल्ड प्राइमरी फॉर पर्पस ऑफ ट्रेडिंग देखा था. कंपनी के पास पोस्टपोनमेंट का राइट नहीं है, वो करंट लाइबिलिटी कहला जाएगा. फिर हमने एग्जांपल्स वगैरह देखा था क्लासिफिकेशन का, राइट. वी सॉ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसके अंदर हमने अलग अलग देखा था रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ट्रेड पेएबल्स जो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, एंड फिर आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस देखा था, राइट. अदर करंट लाइबिलिटीज में बहुत सारी चीजें थे. इंटरेस्ट अक्रूड नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड्स, कॉल्स एंड एडवांसेस, अनपेड मैच्योर्ड लोन्स, डिपॉजिट्स, राइट. फिर हम देखा था प्रोविजन वर्सेस लाइबिलिटी. प्रोविजन क्या होता है? लाइबिलिटी है पर उसका अमाउंट नहीं पता है. लाइबिलिटी क्या है? उसका अमाउंट पता है, राइट. अमाउंट विच इज टू बी पेड, जिसका वी नो द एग्जैक्ट अमाउंट. नॉन करंट लाइबिलिटीज विच आर नॉट करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट हो. अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जहाँ पे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो. एंड देन वी सॉ द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन रिजर्व विच इज योर नेचर, पर्पस, LIC, एंड डू डिस्क्लोजर. नेचर क्या है? प्रोविजन तो लाइबिलिटी है, रिजर्व तो शेयर होल्डर्स मनी है. पर्पस, प्रोविजन स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है, रिजर्व इज फॉर स्पेसिफिक और जनरल. I इज इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस, C इज फॉर चार्ज या अप्रोप्रिएशन, एंड D जो है डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट, राइट. तो ये खत्म करता है आपका थियरी पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, एंड वी विल सून रिलीज अनदर वीडियो जहाँ पे हम थोड़े बहुत इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करना है उसका भी अच्छा खासा होल्ड आ जाएगा, राइट दोस्तों. तो बहुत सिंपल था, खाली आपको एक बार ये वीडियो लेक्चर देखना है, देन गो टू द लेक्चर जहाँ पे वी विल बी सॉल्विंग सम्स. एंड जो नेक्स्ट लेक्चर इसका पार्ट 3 जब आएगा, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 का फटाफट रिवीजन करवाया था इन द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर, सेम वे इस लेक्चर का भी रिवीजन हम अगले लेक्चर में करेंगे. सो कीप रिवाइजिंग, build your confidence, and we will secure maximum marks, right? This is CA Vignesh signing off. Have a great day दोस्तों.